वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ये सीरीज चल रही है और इसके पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ भी चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसमें हम रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, आप 65 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा 700-750 पेज का और पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पेड क्विज टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको दिया जाएगा और बस इतना पढ़ के आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके जो है एडमिशन चालू हो चुके हैं, ग्रुप चालू हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और सारे स्टेप दिए गए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं कैसे क्या ज्वाइन करना है। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए अगर आप इसको ज्वाइन करना है। समय बहुत कम बचा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और प्रीलिम्स की परीक्षा मई में है, आपकी कन्फर्म है, हो ही जाएगी। नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी कर ही दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप तैयारी में जुट जाएँ, ये ना सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, फिर जब पेपर की डेट आएगी तब पढ़ेंगे। तो भाई सब कुछ आ चुका है, अब बिल्कुल इंतजार ना करें। आपका एग्ज़ाम होकर ही रहेगा, होना ही है। चुनाव इस बार है ही, अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो अब सारे एग्ज़ाम होंगे आपके। तो बिल्कुल तैयारी करें, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, लेवल आप सबने देखा ही होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो अच्छा खासा लेवल होता है, तो अच्छे से तैयारी आपको करनी ही रहेगी। तो बिल्कुल आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके भी आप बिल्कुल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको मेहनत थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। लगातार सारे इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहें, चाहे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर मिले, आपको स्टडी फॉर एग्जाम पर मिले, या फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन बैकअप चैनल 2.0 कहीं पर भी आपको मिले, उनको फॉलो करते रहें। क्योंकि आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। सारे इनिशिएटिव आपके लिए बिल्कुल फ्री चलाए जाते हैं। जितना भी पेड आपका मटेरियल होता है सब पर वीडियो आपको बिल्कुल लगातार फ्री मिलते रहते हैं, तो उसको फॉलो जरूर करते रहें और फ्री में पढ़कर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस इतना ही आपके लिए बताना था, ये इन्फॉर्मेशन थी। ग्रुप चालू हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको देखने से पहले हम लास्ट टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बेरोजगारी देखा था, बेरोजगारी से संबंधित तथ्यों को देखा था। तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें वर्ष के अधिकांश भाग में लोग बेरोजगार रहते हैं। तो एक साल में कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार रहते हैं, तो इसको कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्या होती है वर्ष वाली क्या होती है, सामान्य होती है। दैनिक वाली यानी एक दिन में बेरोजगारी, और एक होती है साप्ताहिक यानी कि सप्ताह के दिन में उसको रोजगार ना मिले किसी व्यक्ति को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगली है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी, तो उसको तो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहते हैं। श्रम की कम उत्पादकता, तो यह भी नहीं होगी। श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना, ये हो जाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों का बेरोजगार रहना, तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मौसमी बेरोजगारी का अर्थ क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो ये प्रश्न आप तैयार रहें, इस ऐसे प्रश्नों के लिए एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक के बारे में हम जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का रिजर्व बैंक है और यह वित्तीय लेखा देखा का काम, भारत का जो वित्तीय काम होता है ये देखता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इस अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको जरूर याद रखें। इसे हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। तो इसको बनाया किसकी सिफारिश के आधार पर था, हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में जो स्टार्टिंग जब हुई थी 1935 में, 1935 में, तब कलकत्ता में था। इसके बाद इसको 1937 में बदलकर स्थायी रूप से मुंबई में कर दिया गया स्थानांतरित। तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर हो जाएगा। 49 में फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। इसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये चीज़ याद रखिए, 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया, कलकत्ता से बदलकर। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, प्रश्नों को अगर कठिन बनाना हो तो पूछ सकते हैं कि जो रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई से पहले कौन सा था, तो कलकत्ता था। ये चीज़ याद रखें। अब रिजर्व बैंक के कार्य क्या होते हैं, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। देश के सभी बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष न्यूनतम नगद आरक्षित अनुपात जमा रखना अनिवार्य होता है।
अर्थव्यवस्था में ऋण को विनियमित करने के उद्देश्य से गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग यह करता है। मात्रात्मक नियंत्रण जैसे कि बैंक दर नीति, नगद आरक्षित अनुपात जो SLR वगैरह होता है, खुले बाजार संचालन, ये सारी प्रक्रियाएं करता है। गुणात्मक नियंत्रण में चयनात्मक ऋण नियंत्रण, ऋण की राशनिंग आदि करना, ये सब काम इसी के होते हैं। बैंकिंग, वित्त और मुद्रा बाजार को यह नियंत्रित करता है। इसे विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और प्रबंधक भी माना जाता है। तो जो विदेशी मुद्रा होती है उसका ये संरक्षण भी करता है और मैनेजमेंट भी करता है। भारत में 1 रुपए के नोटों के अतिरिक्त अन्य करेंसी नोट जो जारी हैं वो यहीं से होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से। इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, अर्थात क्योंकि वित्तीय संकट के समय सभी वाणिज्यिक और अन्य बैंक सहायता के लिए इसी के पास आते हैं, सब इसके पास भागे दौड़े चले आते हैं। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से एक मौद्रिक नीति का संचालन करना इसका काम होता है। तो ये मौद्रिक नीति का संचालन करता है, बैंकों का बैंक होता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है, संरक्षक होता है, प्रबंधक होता है, सारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं इसके। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। अगर केंद्र को जरूरत है पैसों की तो इससे ले सकते हैं उधार, अगर राज्य को जरूरत है तो इससे ले सकते हैं। जनता के बीच वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना भी इसका काम होता है। तो ये सारे इसके कार्य हो जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निम्नलिखित में से किस विनियमन के अनुसार RBI के समक्ष CRR जमा करना अनिवार्य होता है? तो ये कौन सा अधिनियम था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था, क्योंकि 1935 में जो है ये बना दिया गया था, इसका गठन कर दिया गया था बैंक का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान अपना परिचालन शुरू किया। कब से किया? 1 अप्रैल 1935 से किया। डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है? तो यह द्विमासिक होती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति समिति, इसके बारे में जानते हैं। मौद्रिक नीति समिति क्या है? इसको उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया। यह गठन करने का अधिकार दिया गया केंद्र सरकार को। इसका प्रमुख कार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक नीतिगत दर का निर्धारण करना होता है। तो जो मौद्रिक नीति निर्धारित करती है वो ये समिति करती है। यह बैंकों पर बाध्यकारी होती है, यानी कि बैंकों को मानना ही पड़ता है। जितनी ये दर निर्धारित कर देगी बैंक उतनी दर मानेंगे ही मानेंगे। इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक होता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। साथ ही इसमें मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर रहेंगे। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक के एक अधिकारी रहेंगे और इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति भी इसमें रहते हैं। तो 6 सदस्यीय समिति होती है मौद्रिक नीति समिति। याद रखें, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया था। अब नाम से ही स्पष्ट है काम क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है, ठीक है। जो दर होती है वो सब इसका निर्धारण करना इसका काम होता है। अब इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर गवर्नर की बात हुई है, गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, जल्दी से कमेंट करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, जो खुला बाजार परिचालन है वो, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व। तो बताना है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का घटक कौन सा है? केवल 1, 2, 3 और 4, 1 और 2, 1, 3 और 4। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। बैंक दर और खुला बाजार परिचालन इसका जो है मौद्रिक नीति के घटक हो जाएंगे। सार्वजनिक ऋण नहीं होगा और सार्वजनिक राजस्व भी नहीं होगा, ठीक है, बाकी की ये दोनों हो जाएंगे। इसके बाद मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पैटर्न बिल्कुल UPPSC का तो समझ लीजिए फेवरेट पैटर्न है, ऐसे प्रश्न कई बनते हैं एग्जाम में। यह भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है। इसके बाद अगला जो तथ्य है, यह RBI के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और प्रत्येक वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो नहीं, ये 6 सदस्यीय होती है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो क्या केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है? नहीं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये वाला भी कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए केवल एक सही होगा, ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद डिजिटल रुपया के बारे में हमको पढ़ना है और भी हम जो है डिजिटल रुपया के बारे में देखते हैं। डिजिटल रुपया क्या है? डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर डिजिटल रुपये की शुरुआत की। डिजिटल रुपया या फिर ई-रुपया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है। यह भौतिक नकदी के समान है, किंतु इसे भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आने वाले डिजिटल वॉलेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है और इसके अलावा डिजिटल रुपये को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक बैंक जमा से अलग होती है क्योंकि डिजिटल रुपए पर केंद्रीय बैंक के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आप जो सामान्य रुपए पैसे जमा करते हैं बैंक में, उस पर तो बैंक से आपको ब्याज मिलता है, लेकिन डिजिटल करेंसी पर आपको ब्याज नहीं मिलता। बैंकों में जमा राशि को डिजिटल रुपयों में बदला जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्रिप्टो करेंसी की तुलना में डिजिटल रुपया उपयोगकर्ताओं के लिए मुद्रा के रूप में अधिक आकर्षक होगा। ऐसे लोग जो मानते हैं कि ऐसे बैंकिंग प्रणाली बाधित हो सकती है, क्योंकि जब बैंकों द्वारा दिए जाने वाली ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग अपने बैंक जमा को डिजिटल मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में बैंकों की नकदी रखने की क्षमता कम हो सकती है और बैंक ऋण देने की क्षमता में भी बाधा आ सकती है, क्योंकि अभी क्या होता है, लोग अपना पैसा जाकर बैंक में जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्याज मिलता है, और जब बैंकों के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बैंक वही पैसा क्या होता है, ऋण के रूप में जनता को दे देता है। जैसे किसानों को ऋण देना पड़ता है, इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, तो ऋण प्रदान कर देता है वो जनता को, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। लेकिन अगर लोग बैंकों में जमा पैसे को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करते जाएंगे तो फिर बैंकों के पास पैसों की कमी हो जाएगी, नकदी की कमी हो जाएगी, तो बैंक ऋण कैसे देंगे। तो ये बस समय से यहाँ पर बताई गई है कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो ये डिजिटल करेंसी के बारे में हमने जाना। बस ऐसे ही आप इतना याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये होती है, ई करेंसी कहलाती है, और पायलट आधार पर डिजिटल रुपये की शुरुआत रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि डिजिटल रुपया की शुरुआत किसने की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने की, पायलट आधार पर की। ये चीज़ याद रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।